नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेट 1 को डिस्कस किया था, ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम सेट 2 को डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो सभी जीएस बेस्ड है, मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे इन क्वेश्चन से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ। लखनऊ जो है वो इसका राइट आंसर है। बात करें अगर जबलपुर, हैदराबाद, भोपाल, इन सभी की, तो इन सब से अगर कंपेयर करें तो जो लखनऊ है वो सबसे ज़्यादा पूर्व में स्थित माना जाता है, क्योंकि जो लखनऊ की स्थिति है वो 23 डिग्री और 31 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री और 84 जो डिग्री है वो पूर्वी देशांतर के मध्य है, इसलिए जो लखनऊ है उसको ज़्यादा पूर्व में स्थित माना जाता है। अब देखिए, लखनऊ की बात है तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में अगर क्षेत्रफल की, एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे आता है स्टेट्स में, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है। अब बात लखनऊ की है तो देखिए, हम लखनऊ के बारे में कुछ बातें करते हैं। लखनऊ जो है वो लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत और दशहरी आम के जो बाग है वहाँ पर बहुत फेमस है। आपने लखनऊ में जो एक कारीगरी है चिकन की कढ़ाई, ये बहुत देखी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। इस काम से लखनऊ को भी काफ़ी जाना जाता है। अगर बात करें कानपुर के बाद, यह क्षेत्र ये जो शहर है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। शहर के बीचों बीच जो नदी बहती है उसका नाम है गोमती नदी। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं तो ये भी लखनऊ को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो ये नहीं स्थित है हरदोई। उत्तर प्रदेश में जो हरदोई है ये तराई क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी जो आप जो देख रहे हैं पीलीभीत, बहराइच या फिर लखीमपुर, ये जो तीनों हैं ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो तराई क्षेत्र पाया जाता है उसमें हरदोई जिला तराई प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि जो पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है और पीलीभीत, ये सभी आते हैं। पीलीभीत को हम मिनी पंजाब से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है, तथा जो लखीमपुर खीरी है इसको ये जो है वो नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का तराई जिला है। बस जो ये हरदोई है ये जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे हमने आपको क्षेत्रफल बता दिया, जनसंख्या की दृष्टि से बता दिया कि पहले स्थान पर है। अब कुछ अलग बातें करते हैं जो आप जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के उत्तर में स्थित है। यह जो राज्य है वो उत्तर में नेपाल को छूता है। राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ का जो मुख्य न्यायालय है वो प्रयागराज में है, जिसका जो पहले नाम था इलाहाबाद था, नाम चेंज करके इलाहाबाद का प्रयागराज रखा गया है। जिलों की संख्या की बात करें कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो वो 75 है। एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, भारत में जो बाघ राज्य है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें बाघ संरक्षित राष्ट्रीय पार्कों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर कुल 11 नेशनल पार्क है, जिनमें से जो 5 है वो बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। अब देखिए, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, बाध बागड़ जो नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, या पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर बात करें कि खनिज संसाधनों में जो समृद्ध है, जैसे कि हीरा है, तांबे में, इनका जो भंडार है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो ये देखी थी गैलीलियो ने, जो फर्स्ट है वो उसका राइट आंसर है। अब ये जरूर, इससे पहले गैलीलियो ने देखी, ये हमें पता चल गया। इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मंदाकिनी है ये क्या होती है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। इसको जान लेते हैं। देखिए, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज है, इसे हम गैलेक्सी कहते हैं, हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं।
हमारे अगर ब्रह्मांड में बात करें यूनिवर्स में तो बहुत सारे गैस पुंज है, बहुत सारी हम ब्रह्मांड में बात करें यूनिवर्स की तो बहुत सारी मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी अपनी एक, हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक अपनी एक मंदाकिनी है जिसे हम मिल्की वे, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। इस मंदाकिनी को जो सर्वप्रथम था वो गैलीलियो ने देखा था टेलीस्कोप की सहायता से। बात करें कब देखा था तो 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैली ने इसे देखा था। अब एक चीज और आप जान लीजिए, क्वेश्चन आ जाए कि आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है देवयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अवरोही क्रम में कौन सा सही लगा है प्रॉपर, यानी कि बड़े से छोटे के फॉर्म में। तो देखिए ये हम पहले जान लेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और किस तरह से कौन से नंबर पे कौन आते हैं। तो हमारे सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा ग्रह बात करें तो बृहस्पति है, जुपिटर। सौरमंडल की आकार की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए हम एक फॉर्म बनाते हैं, आप याद कर लीजिए इसको। पहले नंबर पे बात करें जो आता है वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सेकेंड नंबर पे शनि यानी सर्टन। थर्ड नंबर पर अरुण यानी यूरेनस। फोर्थ नंबर पे वरुण यानी नेपच्यून। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो पृथ्वी अर्थ। सिक्स्थ नंबर पे बात करें तो शुक्र वीनस। सेवेंथ नंबर पे बात करें तो मंगल मास, और लास्ट है बुध यानी मरकरी। तो इसी फॉर्म में हम देखें तो थर्ड वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि पहले नंबर पे बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस उपग्रह को शांत तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शुक्र को, यानी कि जो थर्ड नंबर है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो सूर्य के निकटवर्ती, मतलब देखा जाए तो दूसरा ग्रह होता है। सूर्य की प्रतिदक्षिणा जो है वो ये जो 225 दिनों में करता है। इसको ना केवल हम शाम का तारा बल्कि हम इसको सुबह का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है, इसलिए अगर बात करें कि शाम का तारा किसे कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए सुबह का तारा किसे कहते हैं तो वो भी हम शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो ग्रह परिक्रमण करता है वो होता है यूरेनस, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर है। अरुण, जिसे हम हिंदी में अरुण बोलते हैं, इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, ये आकार की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्योदय ये जो है वो सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका सा होता है। ये पता है, ये जो ग्रह है वो थोड़ा सा लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। इसका जो दिन है वो लगभग 11 घंटे का होता है। यूरेनस के साथ साथ बात करें वीनस की, जो एक फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं, ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं, यानी कि आप इनको दोनों का नाम याद रखिए। अगर क्वेश्चन आ जाए पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं तो वो यूरेनस भी है और वीनस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है फफूंदी से, यानी कि जो थर्ड वाला है वो इसका राइट आंसर है। देखिए, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन नोटेट जो था और पेनिसिलिन क्राइसोजिन, इनसे की थी इनकी खोज। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान, आपको पता है जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका हम यूज जो करते हैं वो रोगाणु या जीवाणुओं को खत्म करने के लिए करते हैं, इनके विरुद्ध करते हैं। तो पेनिसिलिन नोटेट जो है वो फफूंदी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। तो ये होता है वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। कोई भी प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, तो वो जीवाणुओं की जितनी भी अगर वृद्धि हो रही है तो उसको खत्म करता है, रोकने के में काम आता है। एंटीबायोटिक्स किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं को वृद्धि से रोकता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो एक रासायनिक मटेरियल है, पदार्थ है, जो कि फफूंदी से हम प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में जीवाणु को समाप्त करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें एंटीबायोटिक्स तो जैसे पेनिसिलिन है, साथ ही साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी प्रतिजैविक हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है। तो रक्त के स्कंदन में जो सहायता करता है वो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं, सेकंड इसका राइट आंसर है। रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण बात करें कहाँ होता है तो वो होता है बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त के थक्का यानी स्कंदन को बनाने में मदद करता है।
क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मानव शरीर जो होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। और अगर हम मोस्ट कॉमन जो तत्व है 4 उनकी बात करें जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर कार्बन और नाइट्रोजन। इसके बाद भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, पर ये 4 जो होते हैं मुख्यतः ये इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 जो तत्व है आपके शरीर के जो वजन होता है उसका 96.2% बनाते हैं। याद रखिए कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो अणु होता है जो उसका मुख्य रूप से हमारे शरीर यानी H2O में पानी का हिस्सा है। वास्तव में बात करें तो मानव शरीर का जो आधा से अधिक पानी 50 to 70% से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। तो आप सभी जानते हो कि 90% से अधिक जो कार्बन पाया जाता है वो एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। एंथ्रासाइट जो है वो उसका राइट आंसर है। एंथ्रासाइट कोयले में 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है मुख्यतः। और जो हम बात करें कि कोयला जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट, थर्ड होता है बिटुमिनस और जो लास्ट वन होता है वो एंथ्रासाइट होता है। पिट कोयला जो होता है ना, ये निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। एंथ्रासाइट जो होता है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। जबकि जो बिटुमिनस होता है ये कोयले का समान किस्म होती है। पिट में देखा जाए तो 60% और लिग्नाइट में देखा जाए तो 70%, बिटुमिनस में देखा जाए तो 86% और लास्ट जो एंथ्रासाइट में देखा जाए तो 98% तक कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो जो बॉक्साइट होता है वो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट भारत में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध पदार्थ देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1905 के जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय थे। अब देखिए, सन 1905 में बंगाल विभाजन के जो समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल की जो कुल जनसंख्या थी वो 7,85,00,000 थी तथा इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश भी शामिल थे। अब इतना बड़ा प्रांत था, इतने सारे जो जगह थी, उड़ीसा, बंगाल, ये सब मिक्स थे, तो इसको में कुशल प्रशासन दे पाना बहुत मुश्किल था। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया और कारण बताया कि प्रशासनिक जो सुविधाएं थी वो सही से नहीं हो पाई थी, उसकी असुविधा बताई। परंतु जो रियलिटी थी वो ये थी कि प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, इसलिए फिर बंगाल का विभाजन हुआ और उस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आयोजित हुआ वो बम्बई में हुआ। बम्बई इसका राइट आंसर है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के जो ग्वालियर टैंक है उसमें स्थित जो एक संस्कृत कॉलेज, इसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, उधर पे किया गया। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और ऑलमोस्ट जितने भी प्रतिनिधि थे वो सब वकील या पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता डैश को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर है। भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहे गए वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कांग्रेस के आरंभिक चरण में उदारवादी विचारधारा वाले नेताओं का प्रभाव कांग्रेस पर बना रहा, परंतु जो कांग्रेस की याचना थी इस नीति को एक उग्रवादी दल ने जन्म दिया। इस दल ने क्या किया, भारतीय राजनीति की एक जो नई दिशा थी वो प्रदान की, साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम के सुचारू स्वरूप थे वो भी प्रदान किए गए। उग्रवादी आंदोलन के अगर प्रमुख नेता की बात करें तो बाल गंगाधर के तिलक के साथ विपिन चंद्र पाल, साथ ही साथ लाला लाजपत राय इसके प्रमुख नेता थे। अरविंद घोष जो थे वो इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ICI का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये नाम जुड़ा हुआ है
फर्स्ट इसका जो राइट आंसर है पढ़ लेते हैं। रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए सबसे पहले हम आपको फुल फॉर्म बता दें आईसीआई का, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज जो है इसका फुल फॉर्म है। ये एक ब्रिटिश केमिकल कंपनी है और इसे फाउंडेड किया गया 1926 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। और बात करें इसका नाम इसके साथ क्यों जुड़ा है, क्योंकि रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया। आरबीआई के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो थी वो अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह एक ऐसा बैंक है जो भारत में 1 रुपए के नोट एवं जो छोटे नोटों को छोड़कर करेंसी जारी करने की एकमात्र अथॉरिटी है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई को फाउंडेड किया गया 1 अप्रैल 1935 को, आपको याद रखना है। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1949 को। फाउंडर जो है वो है ब्रिटिश राज। बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मुंबई में है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर जो है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया 1950 में, यानी कि थर्ड वन जो है उसका राइट आंसर है। देखिए अब बात कर लेंगे योजना आयोग के बारे में डिटेल में। भारत का जो योजना आयोग है वो भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका जो प्रमुख कार्य था वो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। पर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। पहले इसका नाम योजना आयोग था, 2014 के बाद इसका नाम नीति आयोग हो गया। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और जो इसकी जगह आया वो है नीति आयोग का गठन हुआ। तो ये था गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस नोट से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई